हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के हिंदी के एग्ज़ाम्स का जो आज हुआ है, और आज हम इसकी आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की है उसकी चर्चा करेंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं पहले जो क्वेश्चन पेपर था उसको। 80 मार्क्स का था, ये 3 घंटे थे और अपठित अंश है आपके सामने। सबसे पहले देखते जाइए। क्वेश्चन पेपर दिखाने का हमारा मेन मकसद यही कि जैसे कोई जैसे इस साल हो गया पेपर, अगले साल कोई इसको देखता है तो वो क्वेश्चंस के साथ ही आंसर करेगा। डायरेक्ट आंसर की दिखा देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए क्वेश्चंस के साथ ही आपको पूरी आंसर की दिखाई जाती है। फटाफट से देखिए पहला गद्यांश, उसके क्वेश्चंस। पहले गद्यांश के चौथा क्वेश्चन कथन दे रखे हैं, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस आ रखे हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित दो पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों पर उत्तर दीजिए। गद्यांश और पद्यांश। आगे देखिए, इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, कथन दे रखे हैं, विकल्प दे रखे हैं। काव्यांश के अनुसार अंधेरे से कवि का क्या अभिप्राय है। थर्ड प्रश्न, काव्यांश के अनुसार मानवता कब तक पूर्ण नहीं बनेगी। काव्यांश के प्रश्न दे रखे हैं, जिंदगी के अंधेरे कब छटेंगे। आगे देखें पूरा क्वेश्चन, कथन, विकल्प। काव्यांश के अनुसार इस विदेशी तंत्र को निजी तंत्र कैसे मान लें हम। आगे अगला पेज, अगले पेज के अनुसार देखें। 8वें पेज की बात करें तो 8वें पेज के जो आपके सामने क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार हैं। पेज नंबर 9, कर्मवाचक, कृतवाचक, भाववाच्य सब बताना था। कुछ बच्चों के इसमें कंफ्यूजन भी थी। निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्न, कोई 4 करने थे इसमें से। अलंकार, फिर पठित पदांश, गद्यांश पर बहुविकल्पी प्रश्न। 12वां पेज, 12वां पेज को देखें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। अभी आपके सामने 13वां पेज है और क्वेश्चंस दिए गए हैं। पेज नंबर 14, काव्यांश। काव्यांश गद्यांश के आधार पर बहुत से प्रश्न दिए गए हैं। बच्चे अगर अच्छे से करें तो इन पर ही पास हो सकते हैं। 15वां पेज, पेज नंबर 16, अब फटाफट से चर्चा करते हैं हम आंसर की। आंसर की देखें फटाफट, आंसर की आपके सामने है, ये ऑफिशियल आंसर की है। पहले का ख था आंसर, दूसरे का ग, पहले प्रश्न गद्यांश के बारे में बात हो रही है, तीसरे का क, चौथे का ख, पांचवे का ख। प्रश्न दूसरा, पहले का क, दूसरे का ख, तीसरे का ग, चौथे का घ, पांचवे का क। अथवा में जो प्रश्न आया था दूसरे में, उसमें पहले का क, दूसरे का ख, तीसरे का ग, चौथे का ग और पांचवे का भी ग। प्रश्न तीसरा है, पहले का ख, दूसरे का ग, तीसरे का ख, चौथे का ख, पांचवे का भी ख। प्रश्न चौथा, पहले का क, दूसरे का क, तीसरे का ख,
चौथे का घ, पांचवे का ख। प्रश्न पांचवे की बात करें तो पहले का क, दूसरे का ग, तीसरे का क, चौथे का क, पांचवे का ग। प्रश्न छठा था अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। ये तीन बताए गए थे पहले, दूसरे, तीसरे में। चौथा में था अतिशयोक्ति और पांचवे था श्लेष। प्रश्न सातवां था पहले का ग, दूसरे का क, तीसरे का ग, चौथे का क, पांचवे का ग। प्रश्न आठवां पहले का ग, दूसरे का ग। प्रश्न 9 पहले का क, दूसरे का क, तीसरे का क, चौथे का घ, पांचवे का भी क। प्रश्न 10वां घ, पहले का, दूसरे का क। प्रश्न 11वां क, रीढ़ नरकट का बना हुआ होता है, इसमें छेद होता है, शहनाई में फूंक मारने के काम आता है। यह शहनाई बजाते समय 15 से 20 मिनट में बदलनी पड़ती है। ख था पिता का प्रभाव, लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूपों से प्रभाव पड़ा। वह लेखिका की तुलना उसके बहन सुशीला से करते थे, जिससे लेखिका के मन में हीन भावना भर गई। इसके अलावा उन्होंने लेखिका को राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया तथा देश के प्रति जागरूक करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाने के योग्य बनाया। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव इस लेखिका के व्यक्तित्व के उभारने से महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने लेखिका की साहित्यिक समझ का दायरा बढ़ाया और अच्छी पुस्तकों को चुनकर पढ़ने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने लेखिका में वह साहस एवं आत्मविश्वास भर दिया जिससे उसके रंगों में बहता खून लावे में बदल गया। ग वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपना पेट भरा होने तथा उन्हें ढका होने पर भी निठल्ला नहीं बैठता है। वह अपने विवेक और बुद्धि से किसी एक नए तत्व पर दर्शन करता है। और आगे देखें इसमें घ हवलदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वह सोचते थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी पर उसकी आंखों पर चश्मा ना होगा। अब कैप्टन तो जिंदा है नहीं तो मूर्ति पर चश्मा लगाए देशभक्त हवलदार साहब को नेताजी की चश्मा वहीन मूर्ति उदास कर देती थी। और 12वें का आप उत्तर देख लीजिए, आपके सामने है। क सभी पेड़ों पर हरियाली आ जाती है, नए नए पत्ते आते हैं, अनेक फल, चारों ओर वातावरण में सुगंध ही सुगंध फैल जाती है। ख है ये दंतुरीन मुस्कान कविता में बांस और बबूल कठोर और निष्ठुर हृदय वाले लोगों का प्रतीक है। ऐसे लोगों पर मानवीय संवेदनाओं का कोई असर नहीं होता है, यह दूसरों के दुखों से अप्रभावित रहते हैं। शिशु की दंतरीन मुस्कान देखकर ऐसे लोग भी सहृदय बन जाते हैं। कवि ग है कवि आत्मकथ्य लिखने से इसलिए बचाना चाहता है क्योंकि वह अपनी अनुभूतियों लम्हों को साझा करना नहीं चाहता। कवि अपने निजी और एकांत के अनुभवों को अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। प्राय लोग उपहास करने लगते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने कहा कि धनुष जीर्ण शीर्ण था, छूते ही टूट गया। लक्ष्मण परशुराम की कोधागिनी में घी डालने का काम कर रहे थे। प्रश्न 13वां भी है आपके सामने, देख सकते हैं आप। भीतरी विवशता में कभी कभी लेखक के मन में ऐसी अनुभूति जाग उठती है कि वह लिखने अभिव्यक्त करने के लिए मजबूर हो उठता है। तो आगे देखें। ख लेखिका प्राप्ति के उस अनंत तक विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन किसी ऋषि की तरह शांत होकर वह सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। वह रोमांचित थी, पुलकित थी। उसे आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने जैसा आभास हो रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देश और काल की सरहदों पर दूर बहती धारा बहने लगी हो। ग प्रश्न आप देख सकते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम का उनके साथ रहकर, हंसकर, दुलार कर, खेल कर, कांधे पर बैठकर, घोड़ा बनकर, लोरी आदि सुनकर करते हैं। प्रश्न 14 विषय वस्तु 4 नंबर, भाषा प्रस्तुति 1-1। 15वां है आरंभ एवं अंत की औपचारिकताएं, विषय वस्तु, भाषा और प्रस्तुति। इसी तरह ही 16वां दिया हुआ है, इसी तरह 17वां ही दिया गया है। तो ये पूरा आंसर की इस तरह से थी वो ख़त्म होती है। और आपका एग्ज़ाम किस तरह से गया ज़रूर बताएं। धन्यवाद।